हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस एक है, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा दो। तो सोडियम इधर यहाँ पर है LHS में, यहाँ पर है तो इसके आगे लिख दिए दो। ठीक, लेकिन इस दो का मल्टीप्लाई करने से, दो का गुणा करने से होगा क्या? सोडियम दो होगा, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो एक था ये एक, ये एक, इसमें एक और बढ़ गया तो ये हो गया 6। ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन एक ही था, इस दो का मल्टीप्लाई किया तो दो हो गया, तो एक मैंने लिखा था, एक और जोड़ दिया तो 6 हो गया। हाइड्रोजन को भी देखेंगे, हाइड्रोजन एक था, इस दो का मल्टीप्लाई करने से दो हो गया, मतलब एक और प्लस हो गया तो ये हो गया 4। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान। कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर से मैंने कुछ ही पॉइंट को नोट किया है और कुछ ही पॉइंट को आपको आज बताने का काम करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चंस भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में पूछे जाते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और संतुलित करने के क्या क्या नियम हैं, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। इन कुछ पॉइंटों को मैं लेकर आया हूं। यदि आपको ये कुछ पॉइंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे पूरा चैप्टर सीखना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पूरे चैप्टर को जानना है। तो निश्चित है अगले वीडियो लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल भाषा में सीखने को मिलेगा। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीखेंगे रासायनिक समीकरण होता क्या है। मैंने सबसे पहला हेडिंग आपके सामने किया है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण को अगर आप देखेंगे तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे या रासायनिक समीकरण क्या होता है या रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से, कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, संबद्ध अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पहलुओं को संकेतों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं और उन पदार्थों को भाग लेने के बाद जो उत्पाद बनता है उसको संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, संबद्ध मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिकारक उन्हें कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वह उत्पादों मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स में लिखा, देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, जल, तो जल आपका उत्पाद है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिकारक हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारकों व उत्पादों के समस्त पहलुओं, ये तो एक ही स्टेप में पूरा हो जा रहा है, कुछ ऐसे भी है कि एक स्टेप में पूरा नहीं हो रहा है। तो समस्त पहलू, चाहे ये पहला स्टेप 1 हो या स्टेप 2 हो या स्टेप 3 हो, कुछ भी हो, उसको संकेतों से
तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों दो पदार्थ, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। हाइड्रोजन के दो अणु होंगे, ध्यान समझना, और ऑक्सीजन का एक अणु। हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा जल, मतलब H2O बनेगा। ध्यान समझना। अब हाइड्रोजन का जो संकेत होता है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है। तो हाइड्रोजन को H से दर्शाया गया और ऑक्सीजन को O से। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना, उत्पाद बना जल, जल का सूत्र होता है H2O। तो इसको सूत्रों के माध्यम से दर्शाया गया। ये शब्दों में लिखे थे, इनको मैंने सूत्रों के माध्यम से दर्शाया। तो ये जो दर्शाया गया यही आपका क्या है? रासायनिक समीकरण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों को संकेतों व सूत्रों के द्वारा और उत्पादों को संकेतों व सूत्रों के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को H से दर्शाया और ऑक्सीजन को O से दर्शाया और जल को H2O से, तो ये आपके रासायनिक समीकरण हुए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब दूसरा हेडिंग आपके सामने है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें। मान लीजिए हमको समझ में आ गया कि अभिकारकों और उत्पादों को हम सूत्रों या संकेतों के द्वारा दर्शाएंगे तो रासायनिक समीकरण होगा, लेकिन रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के संकेतों व सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, मतलब जो अभिकारक होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उनके जो संकेत और सूत्र होंगे वो समीकरण के बाईं ओर लिखे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस तरफ है? बाईं ओर। तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों को दाईं ओर लिखते हैं। जो उत्पाद होगा, देखिए ये दाईं ओर है, राइट हैंड है ये, और ये लेफ्ट हैंड है। तो जो उत्पाद होगा वो राइट हैंड के तरफ होगा और जो अभिकारक होगा वो लेफ्ट हैंड के तरफ होगा। तो फिर से सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के संकेतों व सूत्रों के समीकरण के बाईं ओर, जैसे यहाँ पर है, तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों के दाईं ओर लिखते हैं, जैसे ये लिखा गया है। फिर इसमें मेन पॉइंट्स यहाँ पर है, दोनों के बीच, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा है, दोनों के बीच ये बराबर का निशान या तो इस तरह का तीर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये तीर बनाया है। इसके जगह पर आप बराबर भी लगा सकते हैं और तीर भी लगा सकते हैं, दोनों के दोनों सही हैं। तो दोनों के बीच बराबर या तीर का निशान चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने एक समीकरण और आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल में, जैसे देखिए 2Mg + O2, ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये बन रहा है, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया किए तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारकों को किस तरफ लिखना है? बाईं ओर, और उत्पाद को लिखना है दाईं ओर, और उनके बीच में बराबर या तीर लगाना है, तो तीर मैंने लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समीकरण को लिखना है। ठीक, तो आपको समीकरण क्या होता है पता हो गया, समीकरण को लिखते कैसे हैं ये पता हो गया। अब चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या है? आपके सामने अगला हेडिंग है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को समझेंगे कि ये कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो देखेंगे अगला हेडिंग है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है,
कंकाली रासायनिक समीकरण को ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि ढांचा समीकरण किसे कहते हैं या कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण, फिर से सुनिएगा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर मतलब बाएं ओर भी और दाएं ओर भी तत्वों के परमाणु, जो तत्व हों उनके परमाणु की संख्या बराबर ना हो, तत्व के परमाणु की संख्या बराबर ना हो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम जो है एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है। मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, ये LHS है और ये RHS है। तो LHS और RHS में देखना है जो तत्व के परमाणु हैं, यहाँ पर परमाणु लिखे हैं, तत्व नहीं लिखे हैं, ये तत्व के परमाणु हैं। तो इधर तत्व के कितने परमाणु हैं, तो आप देखेंगे इधर जो मैग्नीशियम है जब उसके साथ कुछ ना लिखा हो तो एक होता है, एक है, मतलब मैग्नीशियम के एक परमाणु है। और इधर देखेंगे ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा है, मतलब इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इधर देखेंगे, इधर देख लिए मैग्नीशियम के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये LHS है मतलब बाईं ओर। अब RHS में देखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो मैग्नीशियम के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं लिखा है तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। अब बात समझेंगे, इधर अगर तत्वों के परमाणुओं की संख्या कुल गिना जाए तो 1 और 2 3 हो गया, और इधर देखा जाए तो 1 1 2 हुआ, अर्थात 1 और 2 3 और 1 1 2, मतलब इधर 3 है और इधर 2 है जो कि बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरणों को कहते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। जब जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या काउंट कीजिए, यदि दोनों तरफ बराबर नहीं है, LHS में और RHS में दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो उसे कहा जाएगा कंकाली रासायनिक समीकरण। फिर से समझ लीजिए, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की 1 परमाणु है, जब इसके साथ कोई संख्या ना लिखी हो तो 1 होता है हमेशा। देखिए इसके साथ कोई संख्या नहीं लिखी तो 1। इधर देखेंगे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो मैंने यहाँ लिखा 2। इस तरफ आएंगे राइट हैंड साइड में, तो मैग्नीशियम के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1, ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना। अब अगर इनकी काउंटिंग किया जाए तो इधर तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 और 2 दोनों जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर दोनों जोड़ लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, अर्थात इधर 3 है इधर 2 है जो कि बराबर नहीं है। तो ऐसे स्थितियों में उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो आपको कंकाली समीकरण समझ में आ गया कि कंकाली समीकरण क्या होता है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि एग्जाम में पूछता है और आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए भी दिया जाता है। तो आप जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है या एग्जाम में आ रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 100% आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कैंसिल नहीं होगा। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या, मतलब फिर से सुनिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में, कोई रासायनिक समीकरण हो में विभिन्न तत्वों, जो भी तत्व हैं, परमाणु की संख्या, जो परमाणुओं की संख्या है बाईं ओर मीन्स LHS तथा दाईं ओर मीन्स RHS में बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया, LHS में और RHS में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर अगर है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्व, मतलब जो जो तत्व हैं सभी के परमाणु की संख्या बाईं ओर जितना हो उतने ही दाईं ओर हो तो उसे कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, अभिकारकों में तत्वों की कुल परमाणुओं की संख्या, अभिकारक मैंने अभी बताया, अभिकारकों में तत्वों की कुल परमाणुओं की संख्या
बराबर होनी चाहिए उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के। अगर जैसे मैंने कहा यहाँ 1 और 2 3 हो गया और यहाँ 1 1 2 हो गया, अगर इधर 3 है इधर भी 3 होता तो ये होता संतुलित रासायनिक समीकरण। चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो दोनों तरफ ये हैं अभिकारक और ये हैं उत्पाद, इसको कहते हैं बाईं ओर और इसको कहते हैं दाईं ओर। जितने तत्वों के परमाणुओं की संख्या इधर है उतने इधर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, अन्यथा वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। चलिए इसको और एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको ऊपर लिखा था, इधर देखिए सेम वही है। मैग्नीशियम यहाँ था, मैग्नीशियम यहाँ भी है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं यहाँ भी है, MgO बना है। ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, अभी आपने ऊपर सीखा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होगा, तो इसको संतुलित कर दिया गया है। अभी आप सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या किया गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब 2 का गुणा कर दिया गया है, तो ये बन गया 2Mg। मतलब मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। तो इधर देखो ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए 2 और ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हो गए 2, इधर हो गए। अब इनको अगर प्लस कर लिया जाए तो 2 2 कितना हुआ 4, कुल 4 परमाणु हुए, ठीक है। इधर आएंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ भी होगा ऑक्सीजन के साथ भी है, तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, मतलब मैग्नीशियम मैग्नीशियम बराबर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है, और 2 1 कितना हुआ 2 2 4। इधर भी परमाणुओं की कुल संख्या 4 है, इधर भी परमाणुओं की संख्या कुल 4 है, अर्थात बाईं और दाईं ओर दोनों ओर बराबर है। ऐसे स्थितियों में हम उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब डियर फ्रेंड्स सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है और हम समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये एग्जाम में पूछता है या कोई भी पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने क्या पढ़ा कि जो द्रव्यमान होता है उसको हम ना तो नष्ट ही कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात ना तो उसका निर्माण ही होगा और ना ही उसका विनाश ही होगा, अर्थात वो हमेशा बराबर होगा। तो जब द्रव्यमान बराबर होगा तो समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि समीकरण संतुलित नहीं होगा तो उत्पादों में जो उसके द्रव्यमान होंगे अलग होंगे और अभिकारकों में जो उसके द्रव्यमान होंगे अलग होंगे, तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। फिर से समझिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और द्रव्यमान का ना ही तो विनाश होता है। इसलिए अभिकारकों में जो तत्व के परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और उत्पादों में जो तत्व के परमाणु हैं उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार है, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब डियर फ्रेंड्स मैंने 2 रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं। कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब मैंने 2 लिखा है। इन 2 को अगर आप सही ढंग से समझ लिए तो हजारों लाखों करोड़ों रासायनिक समीकरणों को आसानी से संतुलित कर पाएंगे, ठीक है। तो इन समीकरणों को देखा जाए कैसे संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए Fe है, आयरन है, और फिर H2O है, जल है,
और इनकी काउंटिंग कर लिया जाए तो देखिए इधर Fe जो है आयरन है एक है, जब उसके साथ कोई संख्या ना हो तो एक होता है, तो एक है। इस साइड में आएंगे तो Fe के साथ 3 लिखा मतलब आयरन 3 है, तो देखो यहाँ एक है एक 3 है, बराबर नहीं है। ठीक है, इधर आइए, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इधर आइए देखिए कहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ये बराबर है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का इधर 1 परमाणु है और इधर इसके साथ 4 लिखा मतलब ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के 1 और इधर 4 मतलब संतुलित नहीं है। तो इन्हीं को हमें संतुलित करना है। संतुलित करना मतलब जितना आयरन इधर होना चाहिए उतने इधर भी होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए उतने हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, जितने ऑक्सीजन इधर होने चाहिए उतने इधर होने चाहिए। दोनों तरफ परमाणुओं की तत्वों की संख्या सेम होनी चाहिए, सॉरी तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो डियर फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें कितने तत्व के परमाणु शामिल हैं। तो इसमें कितने तत्व के परमाणु शामिल हैं, एक आयरन है और एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब 3 तत्व के परमाणु हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको कम से कम 30 तत्वों के परमाणु और उनके संकेत, सॉरी तत्व के नाम और उनके संकेत को याद होना जरूरी है। जब तक आपको 30 तत्वों के नाम और संकेत नहीं याद होंगे तब तक आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह से आपको 30 तत्वों के नाम जरूर याद होने चाहिए, तभी आप तत्वों के परमाणुओं को पहचान पाएंगे और उनको संतुलित कर पाएंगे और उनके संकेत भी कि कौन किससे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने हैं कि कौन कौन से तत्व के परमाणु हैं। उसके बाद एक आपको टेबल बनाना है, जैसे कि मैं बना रहा हूं वैसे आपको भी एक टेबल बनाना है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेना है और इस टेबल बनाने में ध्यान आपको ये देना है, सॉरी, टेबल बनाते समय आपको ध्यान ये देना है, ये देखेंगे कि उस रासायनिक समीकरण में कितने तत्व के परमाणु हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 है। तो आपको एक्स्ट्रा एक खींचना, देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया है, 1 2 3 4 बनाया है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जितने तत्वों के परमाणु परमाणु होंगे उससे अधिक आपको एक खींचना। तो इसमें 3 है तो मैंने 4 खींचा, 4 होंगे तो 5, 5 होंगे तो 6, इस तरह से आपको करना है। अब बनाने के बाद अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पर लिखना है तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु, ऐसे लिख देना है। ठीक है, तत्वों के परमाणु, और यहाँ पर लिख देना है LHS। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है RHS। ठीक, अब तत्वों के परमाणु लिख दिए, तो तत्वों के परमाणु कौन कौन से हैं, तो एक आपका Fe है, ध्यान से देखना, आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये 3 तत्व के परमाणु हैं। अब LHS में देखना है इनकी संख्या कितनी है, ध्यान से समझिएगा, इनको देखिए कि LHS में इनकी संख्या कितनी है। तो LHS में देखा जाए, LHS में देखा जाए आयरन कितना है, इसके साथ कोई नहीं है, तो जो कोई अंक ना हो तो 1 होता है, तो 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है तो 2 है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। इस तरह से आपको करना है। इतनी बात समझ में आ गया होगा, फिर से देखिए, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स बाईं ओर, बाईं ओर जो भी तत्वों के परमाणु हैं उनको देखना है। तो आयरन को देखा जाए Fe, इसके साथ कोई संख्या नहीं लिखी है
तो जब कि उस किसी भी तत्व के परमाणु के साथ कोई संख्या ना लिखी हो तो वो एक होता, तो मैंने यहाँ एक लिखा। हाइड्रोजन को देखा जाए इसके साथ दो लिखा है तो दो लिखिए। ऑक्सीजन को देखिए इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखना है। जब कुछ ना हो तो एक, और जो लिखा है तो वही होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं RHS। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स दाहिना तरफ। तो दाहिने तरफ देखा जाए Fe जो है आयरन है, ये 3 है। ध्यान से समझिएगा, उसी की सिधाई पे लिखिएगा, दूसरे में मत लिखना। ऑक्सीजन को देखा जाए तो 4 है, ऑक्सीजन यहाँ नीचे है, यहाँ 4 लिख दीजिए। और हाइड्रोजन को देखा जाए तो 2 है। ठीक, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है। अब इन्हीं को हमें बराबर करना है, मतलब आयरन को 3 करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, और ऑक्सीजन को 4 करना है। यहाँ पर करना है, यहाँ हमको 4 करना है, यहाँ तो 4 है ही। 4 को हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम को हम अधिक कर सकते हैं। कैसे? गुणा करके। तो हम क्या करें, आयरन को 3 कर दें। तो आयरन को 3 करने के लिए, बात ध्यान से समझिएगा, आयरन को 3 करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करना मतलब इसके आगे लिख देना ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए 3 हो गया, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, हाइड्रोजन भी बराबर होंगे। अब बचा ऑक्सीजन। क्या बचा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को 4 करना है। यहाँ पर देखिए 1 है, 4 करना है। तो अगर ऑक्सीजन को आप 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, और जब ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 4 हो जाएगा। अब ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना, तो ये बीच में कभी मत लिखना, शुरू में लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिए, जब ऑक्सीजन में आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। ये इसमें इसका गुणा हो जाएगा, 4 में सॉरी 2 में 4 का गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 तो जो था यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, तो अब की बार हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, जबकि हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इस 2 को भी 8 बनाया जाए तो इधर भी 4 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और इस 4 को इसके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब मैच कीजिए, आयरन 3, Fe जो है 3 है, हाइड्रोजन 8 8 है, और ऑक्सीजन 4 4 है, मतलब बराबर हो गया। अगर जोड़ लिया जाए तो जोड़िए, 3 और 8 11 4 15, 3 8 11 4 15, इधर भी 15 इधर भी 15, अर्थात तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो दूसरे समीकरण को समझिए, फिर अभी आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा कैसे आपको करना है। तो चलिए दूसरा समीकरण देखिए। दूसरा समीकरण यहाँ लिखा है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स टू Na2SA4 प्लस H2O। इसमें देखा जाए संतुलित है या नहीं है, तो देखिए Na इधर 1 है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1, और इधर देखिए 2 लिखा है तो 2 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, 1 मिल गया। इधर ऑक्सीजन को देखा जाए, ये ऑक्सीजन इधर 1 और यहाँ पर 4 है, 1 और 4 5 हो गया। और इधर देखा जाए यहाँ 4 है और इधर 2 है, तो 4 2 6 है, ये भी बराबर नहीं है, अर्थात ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। और कंकाली रासायनिक समीकरण को आपको क्या करना है? संतुलित। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो फिर से आपको इसी तरह से टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। टेबल बनाते समय मैंने आपको पहले कहा था कि तत्व के परमाणु गिनिए कितने हैं, उसके बाद उससे एक अधिक बनाइए। तो देखिए एक सोडियम है, यानी ये सोडियम है, एक ऑक्सीजन है 2, एक हाइड्रोजन है 3, और एक SS फॉर सल्फर है, तो 4 है। तो मैंने कितना बनाया? 1 2 3 4 5, 5 बनाया। अब यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ लिखना है तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु।
और यहाँ पर लिखना है आपको LHS और यहाँ पर लिखना है RHS। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको हमेशा। अब तत्वों के प्रमाण में देखा जाए तो कौन कौन से तत्व हैं? एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक सल्फर है। ये तत्वों के परमाणु हैं, 4 हैं। अब इनको LHS में देखा जाए ये कितने कितने हैं, तो ये सोडियम को देखा जाए तो इसके साथ कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो 1, जब कुछ ना हो तो 1। हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इसलिए इसको ऐसा दर्शाएंगे, 1 है और प्लस 4 है, तो 1 और 4 कितना हो गया? 5। ठीक। फिर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, इसमें देखेंगे NOH में 1 है और प्लस इधर देखेंगे तो 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। सल्फर को देखा जाए तो सल्फर 1 ही है, अकेले ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, सोडियम है, सोडियम के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा। ऑक्सीजन को देखा जाए तो LHS में हम लोग देख रहे हैं, तो LHS में ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और यहाँ 4 लिखा है, तो 1 और 4 कितना हो गया? 5। हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। और सल्फर देखिए, सल्फर के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 है। RHS में चले जाइए दाहिने तरफ। सोडियम को देखा जाए तो इसके पास में 2 संख्याएं लिखी हैं, 2 संख्या लिखा है, तो इसका मतलब 2 इसके परमाणु हैं। ठीक है। S देखिए, सल्फर के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो सल्फर यहाँ नीचे आएंगे, 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन नहीं सॉरी ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है और इधर 1 है, तो 4 है और फिर 1 है, तो 4 1 हो गया 5। यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1। उसके बाद हाइड्रोजन की बात कर लेते, तो हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर है, उसके साथ 2 लिखा है, तो 2 हाइड्रोजन है। अब इनको एक बार ध्यान से मैच कर लीजिए, अन्यथा आप गलत कर देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, फिर परेशान होते रहेंगे, आपका समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। चेक ये करना है, इधर देखिए सोडियम के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन को देखेंगे, इधर 1 है क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो 1, इधर 4, तो 5 हो गया। 5 मैंने लिखा 1 + 4। हाइड्रोजन को देखा जाए तो यहाँ पर 1 है और इधर 2 है, तो 1 2 3 हो गया, तो मैंने 3 लिखा है। सल्फर 1 है। इधर देखेंगे RHS में, तो यहाँ पर देखा जाए सोडियम 2 है, तो मैंने 2 लिखा है। ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ 4 और 1 ये, तो 4 1 5, यहाँ 5 लिखा है। हाइड्रोजन को देखा जाए तो इसके साथ 2 है तो 2 लिख दिए, और सल्फर को देखा जाए तो अकेले है तो अकेले लिख दिए 1 1। अब अगर इनको मिलाया जाए तो कौन इक्वल नहीं है? अगर इनको मिलाया तो सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 5 है, बराबर है। हाइड्रोजन को इधर देखा जाए तो इधर 3 है, इधर 2 है, बराबर नहीं है। सल्फर बराबर है। तो जो बराबर नहीं है उन्हीं को हमें बराबर करना है। तो हमें किसको बराबर करना है? हमें सोडियम को बराबर करना है। देखा जाए इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2। तो सोडियम इधर यहाँ पर है, LHS में यहाँ पर है, तो इसके आगे लिख दिए 2। ठीक। लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई करने से, 2 का गुणा करने से होगा क्या? सोडियम 2 होगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो 1 था ये 1, ये 1 इसमें एक और बढ़ गया, तो ये हो गया 6। ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन 1 ही था, इस 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, तो 1 मैंने लिखा था, 1 और जोड़ दिया तो 6 हो गया। हाइड्रोजन को भी देखेंगे, हाइड्रोजन 1 था, इस 2 का मल्टीप्लाई करने से 2 हो गया, मतलब 1 और प्लस हो गया, तो ये हो गया 4। ठीक है। तो अब इनको बराबर करना है। ऑक्सीजन जो है 6 है, ठीक, ध्यान समझिएगा। ऑक्सीजन जो है वो 6 है और इधर 5 है। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4। तो ये RHS है, RHS में हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 4 बन गया। लेकिन इस 4 बनने से जो ऑक्सीजन अकेले था, यहाँ पर जो 1 था ये 2 हो गया, मतलब इसमें प्लस 1 और हो गया, तो ये हो गया 6। ठीक है। तो अब ध्यान से मैच कीजिए, देखिए सोडियम 2 2, ऑक्सीजन 6 6, हाइड्रोजन 4 4,
सल्फर एक एक, और ये आपका हो गया 2NOH प्लस H2SO4 गिव्स टू Na2SO4 प्लस 2H2, वो ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में जो आपने सीखा उसे वो पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें इस टॉपिक पर और वीडियो लेक्चर अपलोड की जाए। तो इस टॉपिक पर पूरा चैप्टर आपको, जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पूरा चैप्टर आपको मिलेंगे सीखने को। पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको PDF मिलेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्लास 10th में आप अच्छे मार्क्स को लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर जल्द ही क्लास 10th के सभी वीडियो लेक्चर, सभी सब्जेक्ट को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसको आप आसानी से सीख कर AP बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि अभिभावक देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें अपने बच्चे को इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर दिखाएं, उनको शेयर करें, ताकि इस वीडियो लेक्चर की मदद से उनका विज्ञान में या अन्य सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स आएँ और उन्हें अच्छे जानकारी हो। आज के वीडियो लेक्चर में सुनना ही, धन्यवाद।